नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। अभी तक की तय खबरों के मुताबिक एनडीए गठबंधन नई सरकार बनाने जा रहा है। उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री बनके नरेंद्र मोदी ही करेंगे। पोर्टफोलियो शेयरिंग सहित सारे मसले सुलझाने में एनडीए के नेता लगे हैं। उधर इंडिया गठबंधन ने भी आस का दामन अभी तक तो थाम ही रखा है। ये निरंतर परिवर्तित होती खबरें हैं, लिहाजा नजर इस पर बनाए रखेंगे। और जब नीतीश कुमार किसी गठबंधन में हों तो नजरें ज्यादा जोर से बनाए रखना मजबूरी भी है। मूल बात यह है कि जब देश के कई हिस्सों में इंडिया गठबंधन ने ठीक ठाक किया, यहां तक कि मोदी अमित शाह के गढ़ में भी खाता खोल लिया, लेकिन एमपी में क्यों उन्हें बुरी तरह परास्त होना पड़ा? यह सवाल इसलिए कि कल से लेकर लगातार कांग्रेस के सभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की दो यात्राओं ने माहौल पलट कर रख दिया। जनता के बीच उनकी अपील बहुत बड़ी है, देश उनकी तरफ भरोसे से देख रहा है, वगैरह वगैरह। हालांकि सीटें लगभग डबल हुई हैं कांग्रेस की, लेकिन क्या उनकी यात्रा ने ही माहौल बदला? क्या उनके कारण ही जनता ने वोट किया? यदि किया तो विधानसभा चुनाव के वक्त भी और अभी लोकसभा चुनाव के वक्त भी एमपी की जनता ने क्यों उनके एजेंडे को दम से नहीं स्वीकारा, वो भी ऐसे राज्य में जहां उनका वोट बैंक अभी भी कुछ हद तक साबुत है। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि एमपी में कांग्रेस की इतनी बुरी तरह हार के फैक्टर क्या थे। जीतू पटवारी क्या कांग्रेस संगठन में जान फूंकने लायक सक्षम हैं? यदि उनकी जगह किसी वरिष्ठ को चुना जाए तो अब बचा कौन वरिष्ठ के नाम पर? कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को अपने गढ़ से नहीं जिता पाए। दिग्विजय सिंह अपनी रियासत कहे जाने वाले संसदीय क्षेत्र से हार गए। भूरिया तो खैर पिछले चुनाव में ही अपनी क्षमता दिखा गए थे। अब कांग्रेस के लिए एमपी में संभावना क्या? बात बीजेपी के एमपी संगठन की भी करना वाजिब होगा। क्या वे अपनी कुशल रणनीति के कारण इस दम से जीते? क्योंकि एक आध दो जगह को छोड़ दें तो जीत का अंतर लाखों में है। बात शिवराज की भी करेंगे, क्योंकि कागज में भले ही शंकर लालवानी दिख रहे हों, लेकिन एक तरह से वे अकेले दौड़े और फर्स्ट आ गए। असल नंबरों का पहाड़ तो शिवराज ने खड़ा किया। बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, लोकसभा चुनाव में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलने के बजाय गठबंधन को बहुमत मिला, यानी सरकार जो बनेगी वो मोदी सरकार नहीं एनडीए सरकार बनेगी। इस नतीजे से कांग्रेस गदगद है। उसे लग रहा है कि इस करिश्मे की असली वजह वही है। कांग्रेसी मीडिया के सामने बता रहे हैं कि राहुल गांधी की दोनों यात्राओं की जीत है, जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया टाइप का प्रचार हो रहा है। इसे एमपी की कसौटी पर कसकर देखिए। राहुल गांधी की यात्रा विधानसभा चुनाव के वक्त भी आई, राहुल प्रियंका प्रचार में आए, लेकिन तब भी सरकार नहीं बनी। लोकसभा में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अलग अलग तरीके से मुरैना, शहडोल, मंडला, बड़वानी, भिंड, रतलाम में भी सभाएं, रैलियां और रोड शो किए। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं 1 लाख से ज्यादा, कहीं कुछ कम से हारे, कई जगह तो 4 लाख से भी हारे। यानी ये कहना कि राहुल परिवर्तन की लहर लेकर घूम रहे थे गलत होगा। हाँ, उन्होंने अपनी गंभीर राजनेता की छवि जरूर इस यात्रा से बना ली है, इससे इनकार नहीं है। जो एक वातावरण देश में झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर चुनाव पर असर डालने का बनाया गया, मैं समझता हूँ उसकी देश में हार हुई है। जहाँ तक प्रश्न है मध्य प्रदेश के परिणामों का, सर झुकाकर परिणाम स्वीकार्य है और पूरी पार्टी एकजुटता से अवसर आ गया है, समय आ गया है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूरी पार्टी कि हम आत्ममंथन के साथ पार्टी बदलाव के लिए तैयार रहे। एमपी में कांग्रेस को जितना बीजेपी ने हराया उससे कई गुना अधिक तो उसके नेताओं ने ही पार्टी को हरा दिया। बीजेपी अपने पौधे में पानी खाद दे रही थी, उस वक्त कांग्रेस अपने ही पौधे की जड़ों में मट्ठा डाल रही थी। यदि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की कोई अपील जनता के मन में बैठती तो यहाँ भी बैठना चाहिए था, बाकी देश की तरह। यहाँ तो पार्टी ने रिकॉर्ड बनवा दिया और पूरी की पूरी 29 सीटें ही भारी मार्जिन से बीजेपी की झोली में डाल दी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया सरी के नेताओं को जनता ने आईना दिखाया। बीजेपी का एमपी का संगठन भी इसके लिए बेहद तारीफ के काबिल है, क्योंकि जिस सूबे में कांग्रेस का एक फिक्स वोट बैंक है और अभी भी है, वहां उसे ऐसी पटकनी देना कोई आसान बात नहीं थी। कह रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी, और वो ये कह रहे थे उनकी पार्टी के लिए सही बात कह रहे हैं। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए
कि कहाँ उनसे गलतियाँ हुई। हम तो बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस केवल समाचारों तक सीमित रहेगी तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस ने और बड़ी गलती कर दी, नोटा को प्रत्याशी बनाया। अभी सब इससे कांग्रेस के लिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ चुनाव के बाद इन सब बातों के ऊपर आना चाहिए। मैं किसी को नसीहत क्या दे सकता हूँ, हमने तो हमारे कार्यकर्ताओं की पीठ थपथा भी जिनने अच्छी जीत हासिल करी। चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिस वक्त मोदी का जादू थोड़ा हल्का हुआ है, उस वक्त भी यदि वो नहीं संभल पाए तो आने वाला वक्त उनके लिए संगठन के लिहाज से आगे खतरनाक मोड़ है कि संकेतक वाला है। संगठन यदि नहीं संभाला तो कोई तीसरी पार्टी इस निर्वात को भरने के लिए खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन मेहमानों का सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं ब्रजगोपाल लोहिया, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। ब्रजगोपाल जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है केदार सिरोही, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। केदार जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर आज केदार जी से करेंगे। केदार जी, एक नसीहत हम लोगों की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से आई और एक सोशल मीडिया संदेश में आई, दिग्विजय सिंह जी के भाई की आई, काखागा से कांग्रेस को शुरू करना चाहिए। तो कब से शुरू होगी क्लास? मुझे लगता है कल सुबह से ही कर देनी चाहिए। जितना लेट करेंगे उतना नुकसान है। और अभी जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला माना जाता है एक तरीके से मध्य प्रदेश, यहाँ उनके हर दिन एक प्रयोग होते रहते हैं जो कि आज की तारीख में बड़ी पार्टी है, तो उसके साथ टकराना है तो सर बेहिचक मतलब हमको जितनी ज्यादा मेहनत हो सकती है वो शुरू करनी पड़ेगी। जनता के बीच में जाना पड़ेगा, छोटे छोटे मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और अब मेरा भी ये मानना है कि अब अरे पहले एक माफ कीजिए, एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए मेरा। पहले लोग भी तो बचाना पड़ेंगे। मतलब अभी अब ये जब इस धम से जीतेंगे तो इस बात की क्या गारंटी कि और लोग नहीं उनकी चलती गाड़ी में बैठते जाएं? लटक जा रहे हैं लोग तो, अगर सीट नहीं है तो भी। सर लोगों की कमी नहीं है सर कांग्रेस में। देखिए आपने भी आपकी रिपोर्ट में भी कहा हमारे पास एक सिक्योर वोट बैंक है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो हमको समझना होगा, वो हमारे साथ है। दूसरा, हमारे पास बूथ लेवल तक हमारा केडर है, हमारा मंडल का, सेक्टर का, ब्लॉक का, जिले का, सब लेवल पे हम लोगों का बहुत अच्छा संगठन है। बस उस संगठन को मजबूत करना। अभी जो हमारी नाव है, जो राफ्टिंग नाव है, वो भंवर में फंसी हुई है। अब उसमें थोड़े से अच्छे से चापू चला के हमको आगे निकलना। और उसका एक देखिए सर, एक बेसिक चीज ये है कि हार्ड वर्किंग सबका समाधान। हर समस्या का, हर ताले की एक चाबी है हार्ड वर्क। जितना ज्यादा कांग्रेस हार्ड वर्क करेगी, जितना सही मुद्दों पे हमले, और मैं तारीफ करूंगा हम लोगों को अभी जो ये चुनाव से ये सीखना चाहिए कि हम मुद्दे से नहीं भटके, उसका परिणाम देख लीजिए। 22 जनवरी के बाद क्या बातें थी देश में, बीच चुनाव में क्या बातें थी। आऊंगा कल, हम लोग पूरा दिन उसी पे दरअसल चर्चा करते रहे। एक बार इन कर लेते हैं ब्रजगोपाल जी को। ब्रजगोपाल जी, अब तो आपके भी सीएम ने कहा कि भाई इनको आत्ममंथन करना चाहिए और बड़ा सलाह दे दी, इनकी तरफ से भी सलाह आ रही है। क्या लग रहा है आपको, कहाँ चूक हुई होगी कांग्रेस से एमपी में? देखिए प्रवीण जी, पहले तो मैं ये पहले अपना स्वीकार कर लूं कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई होगी कि परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए, ये तो जो हम अपेक्षा कर रहे थे। अब अपन बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों की। तो एक बात आपको समझ आ चुकी होगी कि निगेटिव पॉलिटिक्स जो मध्य प्रदेश में की है कांग्रेस पार्टी ने, उसका दुष्परिणाम भी है। दूसरी बात, जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी जीती है दूसरे दलों पर सवार होकर जीती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो। आप सीधी फाइट में कहीं नहीं जीते हैं। ये ठीक है कि तेल जले बाती जले, नाम दिया को होए, तो ठीक है आज कांग्रेस का नाम हुआ है, वो एक अलग विषय है। परंतु मेरा मूल कहना यह है कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष यदि महिलाओं में रस ढूंढने की कोशिश करेगा, उनमें चाशनी ढूंढने की कोशिश करेगा और किसी लोकसभा में जाकर नोटा का प्रचार करेगा, तो आप एक बेहतर परिणाम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, यह हमारी कोई दम्भ नहीं है, परंतु हम ये चाहते हैं कि राजनीति में जो शुचिता है वो कायम होनी चाहिए। और पिछले 4 महीनों में कहीं ना कहीं कांग्रेस में और भी ज्यादा गिरावट आई है, माननीय जीतू पटवारी जी जब से अध्यक्ष बने। दूसरी बात प्रवीण जी, कि कहीं भी आपने भी बहुत चुनाव को कवर किया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे थे इसलिए फाइट में थे, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे इसलिए फाइट थी,
रतलाम में कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे थे इसलिए फाइट थी, और मुरैना में नीटू सिकरवार चुनाव लड़ रहे थे इसलिए फाइट थी, ग्वालियर में प्रवीण पाठक लड़ रहे थे इसलिए फाइट थी। कांग्रेस पार्टी कहीं पार्टी के रूप में फाइट में नहीं थी, कहीं कहीं इनके उम्मीदवार इन्होंने ठीक चयन किया था। मैं मंडला उनको भी बोल स्वीकार दीजिए, करता हूं। ओमकार मरकाम भी ठीक बिल्कुल, फाइट में थे। चलिए बिल्कुल, आऊंगा बिल्कुल, आपके पास। अच्छी फाइट में थे, ठीक है। परंतु कांग्रेस ने पार्टी के रूप में कहीं मध्य प्रदेश कहीं में तो मध्य चुनाव प्रदेश नहीं में लड़ा। कांग्रेस ने काम नहीं किया। एक बार दिनेश जी को इन करते। दिनेश जी, एमपी की स्टेट यूनिट बीजेपी की और कांग्रेस की अभी आने वाले दौर में, मतलब जब इस, अब आप देखिए कि हर जगह कुछ ना कुछ, भले वो किसी के कंधे पर चढ़ के किया हो, लेकिन कुछ ना कुछ कर गई कांग्रेस। और जिस जगह में उसका ठीक वोट बैंक है, मतलब ठीक से आशय मेरा कि भाई पिछली बार भी 34% था, अभी इस बार का अभी डेटा आया नहीं, तो उस जगह एक सीट नहीं ला पा रहे हैं ये लोग, इनके बड़े बड़े दिग्गज हार जा रहे हैं। तो देखिए प्रवीण जी, जो दिग्गज हार रहे हैं वो दिग्गज लड़ना कब चाहते थे? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिन दिग्गजों को, यदि दिग्विजय सिंह जी को दिग्गज मान रहे हैं, तो वो तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। वो तो उनको नहीं, हार तो अपन कमलनाथ जी की भी माने भले बेटा लड़ा पार्टी। हाँ, कमलनाथ जी की हार है, और कमलनाथ जी की हार तो देखिए आप क्या है कि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत हार होता है। क्योंकि जो अभी लोया जी बात कर रहे थे, देखिए कांग्रेस पार्टी संगठन आधारित पार्टी नहीं है, ये तो व्यक्तियों का समूह है और व्यक्ति आधारित पार्टी है। तो यहाँ तो कोई पार्टी दिखती नहीं है। जो नेता चुनाव लड़ता है वो अपनी टीम खुद तैयार करता है, जिसके पास टीम होती है वो फाइट दे देता है, जिसके पास टीम नहीं होती वो फिर जो है अपने वापस आ जाता है लौट के। उसको हार तो मिलनी है, दोनों स्थिति में हम देखते हैं कि कई बार हार मिलती है। लेकिन आप जो जिक्र कर रहे थे, 40% वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिला था। अब उस 40% वोट के साथ जीतू पटवारी को एक पार्टी की जिम्मेदारी मिलती है। तो यदि उस जिम्मेदारी को आप नहीं उठा पाते, आपको जरूरत क्या थी कि आप पार्टी को इस 40% वोट को जोड़ के रखते, बना के रखते। तो जितना महत्वपूर्ण पद ये था, जितनी जिम्मेदारी दी थी, क्या उनके पास उतनी गंभीरता थी क्या? तो कहीं ना कहीं यहाँ ये सवाल उठता है कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब राज्य का नेतृत्व तय किया, जब ये देखा कि जो है नया नेतृत्व हमें लाना है विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद, तो क्या वो सक्षम था? वो इतनी बड़ी पार्टी को चला सकता था, उस स्टेट को चला सकता था जहां सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी है? यहाँ तो कोई तीसरा दल भी नहीं है। यदि तीसरा दल होता तो कभी की कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में खत्म हो गई होती। और अभी भी आप देखिए, जो मुझे नहीं लगता कि जीतू पटवारी वो चेहरा थे जो अपने दम पर 1,50,000 की भीड़ इकट्ठी कर ले, या उनके नाम पर कांग्रेस का कोई भी नेता 1,50,000 की भीड़ इकट्ठी कर ले। वो तो अपने राष्ट्रीय नेताओं को भी चुनाव प्रचार में नहीं ला पाए। वो तो एक सभा ग्वालियर में नहीं करा पाए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक सभा करा देते। दोनों नेताओं की सभा हुई, कहाँ हुई? मुरैना में हुई। ये क्यों हुई? कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक है। इंदौर में आप ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिलाते हो जो आपका साथ छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब ये कि आप में समझ की कमी है। तो हर तरह से आप देखिए, किसी भी एंगल से देखिए, जितने भी होते हैं राजनीति में आपकी सूझबूझ होती है, वो कहीं भी परिलक्षित नहीं हुई। और आगे कांग्रेस कैसे चलेगी इन चेहरों के साथ, तो जो है आगे कांग्रेस कैसे चलेगी? केदार जी, एक बार आपको इन करता हूं, क्रिकेट की भाषा में ही सवाल कर लेता हूं कि एक तरफ इतने कमाल के बैट्समैन, मतलब सबको हम कह सकते हैं बेस्ट फिनिशर, और उनके सामने इतना छोटा टारगेट आप दोगे तो ऐसी पीटेगी 10-10 विकेट से जीतेगी फिर वो। तो मूल बात जो दिनेश जी भी कह रहे हैं कि भाई रणनीतिक तौर पर पूरी तरह से एब्सेंट दिख रही थी कांग्रेस इलेक्शन के दौरान, आपकी टिप्पणी? सब देखिए, हमारे पास जो बैट्समैन रहे हैं वो तो एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले रहे, और अभी आउट ऑफ परफॉर्मेंस चल रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म है। वो थोड़ा, और दूसरा मिस फील्डिंग हो गई थोड़ा दौड़ने भागने में। नहीं तो हमारे बैट्समैनों का भी अपना एक रिकॉर्ड रहा है। हाँ, ये जरूरी है कि अब हमको दौड़ना भागना पड़ेगा, जरा फिटनेस का हमारा जो मामला है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए तो फिर देखिए हम फिर वापस छक्के लगाएंगे और इनके चौके एक भी नहीं लगने देंगे, बाल भी फास्ट फेंकेंगे, बोल्ड कर देंगे। नहीं, लेकिन मूल बात तो आप मूल बात बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे प्रवक्ता की ये खूबी भी होती है कि भाई मूल बात दबा जाओ। मूल बात ये है कि भाई क्या लीडर, आपको ये लग रहा है कि लीडर अभी भी उस हैसियत में हैं जो बच गए हैं वो, कि रोक पाएंगे?
भाई या तो कोड़ा आएगा वहां से दिल्ली से, या ऑर्डर की शक्ल में आएगा तो रोक पाओगे, तो भी रुकेंगे कि नहीं, क्योंकि जैसा डिसिप्लिन बीजेपी में है वैसा कांग्रेस में देखने को मिलता नहीं। अब कौन है जो अगुवाई करेगा, कौन है जो पूरा बिखरे हुए रायते को समेटेगा? नहीं, इसमें देखिए सर, अभी जो चुनाव हम लोग हारे हैं, देखिए हमारा इस बार स्ट्रेटजी अलग था। मध्य प्रदेश में आपने भी पूरा देखा, हमने पूरा जो चुनाव लड़ा वो डिसेंट्रलाइज करके लड़ा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रगल दिख रहा था। इसलिए एक इलाके में कमलनाथ जी लड़ रहे थे, दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे थे, यहाँ पर कांतिलाल जी लड़ रहे थे, बहुत अच्छे कैंडिडेट उतारे, ये सब मानते हैं। और हमारे को पूरा विश्वास था कि वहां से हम लोग ये वाली स्ट्रेटजी से निकल आएंगे। परंतु ये हमारी स्ट्रेटजी जो है वो थोड़ी सी फेल हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा नेतृत्व फेल हुआ है। अभी संभलने की बहुत सी जगह है। देखिए सर, अभी जो आने वाले चुनाव है, मंडियों के चुनाव आने वाले हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव आने, इसमें हम बहुत बेहतर करेंगे। और हाँ, ये जरूर है कि हमसे काफी चूक हुई है, वो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। लोया जी, ये शब्द से नहीं बोला उनने, क्रिकेट पे ही आ जाते हैं अपन, अब शुरू भी हो गया वर्ल्ड कप। वो उन्होंने शब्द से नहीं कहा, भाव उनका यही था कि भाई उनकी टीम स्कोर नहीं कर पाई इसलिए आप जीत गए, मतलब। और जो कि बैट्समैन अच्छे हैं आपका असल मुकाबला वो करे ऑस्ट्रेलिया से हो तो पता लगे। अभी तो आयरलैंड टाइप खेल गए आप। वो कह रहे हैं कि अब तैयार कर रहे हैं वो खुद को, ऑस्ट्रेलिया के बराबर की टीम बना के सामने खड़े होंगे आपके। देखिए प्रवीण जी, एक बात बिल्कुल सच है कि मैं स्वीकार करता हूं कि आपके पास गावस्कर, सुनील गावस्कर जैसे महानतम बैट्समैन हैं, आपके पास कपिल देव जैसे ऑलराउंडर हैं, परंतु क्या आज प्लेइंग 11 में उन्हें होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप एक्चुअली बैट्समैन, अभी विराट कोहली की जरूरत है, बिल्कुल सही। हाँ, वेटरन्स की टीम बनाकर आप बैठे, एक बात। दूसरी बात, उन वेटरन्स का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज बिल्कुल सच बोलने का दिन है, हमारे कुछ बोलने से कोई परिणाम प्रभावित नहीं होता है। ठीक बात। आप बताइए कि पहले चरण में छिंदवाड़ा का चुनाव निपट गया था, इसके बाद पूरे महाकौशल में या मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर कमलनाथ जी को प्रचार के लिए नहीं भेजा गया। 7 मई को तीसरे चरण में दिग्विजय सिंह जी का निपट गया, कहीं नहीं। आप बेहतर उपयोग नहीं कर सके अपने नेताओं का, कार्यकर्ताओं को एकत्रित नहीं कर सके। और तीसरी जो सबसे खास बात है कि आप मिसमैनेजमेंट किस तरह से, किस स्तर तक हो सकता है प्रवीण जी। मिसमैनेजमेंट की आखिरी पराकाष्ठा है कि राहुल गांधी जी शहडोल आते हैं और वहां उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन समाप्त हो जाता है, और वहां 2 हेलीकॉप्टर और खड़े होते हैं, उनमें बैठकर जीतू पटवारी जी और अन्य नेतागण चले जाते हैं, उमंग सिंगार जी, और राहुल गांधी वहां रह जाते हैं। अब आप ये मिसमैनेजमेंट की मैं समझता हूं ये पराकाष्ठा है कि आपकी पार्टी के ही सर्वोच्च नेता को वहां नाइट हाल्ट इसलिए करना पड़े कि आपके उसके हेलीकॉप्टर का ईंधन समाप्त हो गया और दूसरे लोग अपने अपने हेलीकॉप्टर लेकर चले गए। अब ये स्थिति अगर है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को इस पर बहुत आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बार दिनेश जी को इनका लेते हैं। दिनेश जी, ये जो कांग्रेस आप देख रहे होंगे, कल से दिल्ली के जितने भी प्रवक्ता हैं वो एक क्रेडिट दे रहे हैं कि भाई राहुल जी की जो 2 यात्राएं निकली उसने पूरा माहौल पलट के रख दिया, और ये कर दिया और वो कर दिया। हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव के वक्त भी वो आए थे यात्रा लेके, लोकसभा के वक्त भी यात्रा लेके भी आए, रैली भी करी, रोड शो भी करा, प्रियंका जी ने ये सब भी करा। ये आपको लगता है कि यहाँ को चला होगा, लोगों पे अपील किया होगा? नहीं, देखिए, यदि हम जो मैं बात कर रहा था कि आप यदि पोलिंग जो वोट परसेंट है उस हिसाब से देखेंगे तो क्योंकि कांग्रेस के पास वोट तो है और बायोपोलर पॉलिटिक्स का स्टेट है, इसलिए आप उसे चला नहीं चला सीटों के लिहाज से कह सकते हैं कि नहीं चला। लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं को जो करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जो करना चाहिए, संगठन को जो करना चाहिए, वो मध्य प्रदेश में नहीं किया गया। क्या कारण है कि आपके पास 40% वोट है, इसके बाद भी आप 66% पे रह जाते हो? क्या कारण है कि आप एक अनुभवी चेहरे के हाथ में 5 साल तक कांग्रेस पार्टी को देते हो, वो भी सरकार नहीं बना पाता, और एक नौसिखिए को भी आप देते हो तो वो भी जो है 4 महीने में पार्टी को नुकसान पहुंचा देता है। तो आप कहीं ना कहीं एक अप्रोच का फर्क
फर्क है। आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे जो सबसे मजबूत स्टेट हो सकता था, ये अभी इसको उत्तर प्रदेश बनने में बहुत समय है, मध्य प्रदेश को अभी भी आप इस बार के भी जो वोट परसेंटेज है प्रवीण जी, कोई भारतीय जनता पार्टी पूरे 2% वोट भी नहीं बना पाई, 60% भी क्रॉस नहीं कर पाई। वो पिछली बार 58% के करीब था, और जो कांग्रेस का भी जो लोकसभा में जो परसेंटेज गिरा है वो लगभग 2% के करीब गिरा है। तो आप देखें ना कि यहाँ जो मुद्दे थे उस मुद्दे को लोगों तक नहीं ले जा। अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या थी? यदि आरक्षण और संविधान का विषय उनका राष्ट्रीय नेतृत्व उठा रहा था, तो आपको अनुसूचित जाति और जनजाति की जो आरक्षित सीटें थी जो सेट है आपसे, मतलब दिखता भी है मंडला, शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट की तरफ जो है, कम से कम सेट तो है अभी कांग्रेस से। तो उन जगह आप इस मुद्दे को नहीं ले जा पाए। आप देखिए राहुल गांधी की जो कोर टीम के लोग हैं वो चुनाव हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? कमलेश्वर पटेल भी हार जाते हैं, ओमकार मरकाम भी हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को किसी और राज्य में समर्थन मिलता है या उनके सहयोगी दलों ने जो रणनीति बनाई, आप यदि समाजवादी पार्टी का मामला ही ले लीजिए, तो उन्होंने उसको ग्राउंड पर तब्दील तो किया। जो मुद्दा उठा रहे थे वो जिस आरक्षण के मुद्दे को कर रहे थे उससे उन्होंने मायावती का वोट तो लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में तो मायावती का वोट जो है फिर वही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा गया जो हमेशा पहुंचाते थे। तो आपको जो करना चाहिए, एक मुद्दा तो इसीलिए था कि कांग्रेस पार्टी है जो आरक्षण के मुद्दे पर लड़ रही है, उस मुद्दे को, इतने बड़े मुद्दे को वो उठा नहीं पाई कांग्रेस पार्टी। तो एक जो अपील का फर्क होता है, नेताओं की अपील, और अब तो कांग्रेस में आप देखिए कि वो यहाँ वो नेता तो बचे नहीं जिनकी कोई अपील हो। अरुण यादव क्लेम कर रहे थे कि वहाँ खंडवा में अच्छी फाइट की स्थिति है, तो देखिए क्या हुआ, वहाँ तो कुछ भी नहीं, जो है पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। तो जो एकजुट होके जो रणनीति बनाना चाहिए, जो कैंपेन करना चाहिए, एक चुनाव की तरह चुनाव लड़ते हैं। ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव नहीं था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 पार के नारे के साथ चुनाव लड़ रही थी, हर कार्यकर्ता जो है वही तो बात कर रहा था जो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया। लेकिन कांग्रेस में विडंबना ये है कि जो राहुल गांधी बात कर रहे थे उसके नेता वो बात नहीं कर रहे, नीचे तक नहीं ले जा पाए। एक बार केदार जी को इन कर लेते हैं। केदार जी, ट्राइबल जो बेल्ट है, मतलब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मैं देखता भी हूं, बहुत माइन्यूटली उनकी फंक्शनिंग भी देखता हूं, उनके निर्णय भी देखता हूं, बहुत लंबे वक्त से, लगभग 10-12 साल से मैं जब से एमपी में हूं तब से लगातार देख भी रहा हूं यही, कि बहुत बारीकी से उनके लिए एक बना हुआ है ट्राइबल। और आपका सौभाग्य है कि अभी तक पिछले इलेक्शन तक वो आपके साथ था। तो उन जगह पे अगर आप हार जाते हो तो आपको नहीं लगता कि भाई फोकस ही कर लेते वहीं तो कम से कम 2-3 सीटें तो आती बनी थी, वो उतनी कारगर नहीं हुई। ये सही कह रहे हैं कि हमारे पास देखिए सर, एससी वर्ग का जो था, एसटी वर्ग का, और सबसे बड़ा देश में फार्मर अनरेस्ट, जो किसानों का, जहां जहां किसान वाली जगह थी वहां पर देखिए हम लोगों को बड़ा अच्छा मत मिला है, और मध्य प्रदेश सबसे अच्छा किसानों का था। तो यहाँ पर करने का था, ये जगह हमारी चूक हुई है, पर इसको सुधार लिया जाएगा। लिस्ट रखा हूं मैं, अच्छा मत मिला है वाला कहाँ मिला? अच्छा मत माने एक भिंड भर छोड़ दें जो लाख से नीचे आ रहे हो आप, अदरवाइज अच्छा मत मिला है जैसा तो नहीं। मतलब अगर सर मैं महाराष्ट्र, अच्छा महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, किसानों, राजस्थान किसानों वाले मुद्दे पे बोल रहा था। तो जहाँ किसानों का अनरेस्ट था, उस किसानों का अनरेस्ट यहाँ पर भी, पर उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए। किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे, जैसे 2700 रुपए देना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा है, 3100 रुपए धान का देना है, ये तमाम चीजों पे फेल हुआ और उससे किसान नाराज था। किसान कांग्रेस की तरफ वोट करने के लिए बिल्कुल तैयार था और तैयार रहेगा। एक बार ब्रजगोपाल जी को इन कर लेते हैं। ब्रजगोपाल जी, एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल के ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई बीजेपी को बहुत जगह नुकसान हुआ, नुकसान ऐसा कि जो दिख रहा था खुली आंख से कि अरे ऐसे वक्त में अगर आप एमपी से 29 सीटें दिला के ला देते हो तो जाहिर बात है कि भाई पूरे देश और इसमें मीम बन रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेम्पलेट चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा हकदार हो आप लोग कैबिनेट में, लेकिन अब इतने सारे नए मेहमान वहाँ भी जुड़ जाएंगे तो फिर दावा तो खत्म नहीं हो जाए अपने यहाँ का? नहीं, देखिए प्रवीण जी, कोई दावा खत्म नहीं होगा। मध्य प्रदेश से जितने कैबिनेट में मंत्री थे मैं समझता हूँ उतने ही आने हैं, परंतु मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ।
हूँ जोड़िए कि जो केदार जी कह रहे हैं, केदार जी सत्य ये है मध्य प्रदेश का कि चाहे गेहूं का उपार्जन हो चाहे धान का उपार्जन हो, 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, विदिशा लोकसभा क्षेत्र जिसमें सीहोर, रायसेन और विदिशा आता है, और होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र जिसमें रायसेन, होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिला आता है। ये 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो किसानों के सबसे बड़े बेल्ट हैं, और मध्य प्रदेश में गेहूं और धान का सर्वाधिक उपार्जन इन 2 लोकसभा क्षेत्रों से होता है। और यहाँ के मतों का अंतर आपको मालूम होगा, एक में 8,20,000 है, एक में 4,23,000 है। तो कृपया अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चुनाव में। अब तो हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि मिसमैनेजमेंट, नेतृत्व का अभाव, सामूहिकता की कमी और भ्रमपूर्ण झूठे मुद्दों पर आश्रित होना कांग्रेस को नुकसान पहुंचा गया। तो एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, आप ही कह रहे हैं और हम अपन देख भी रहे हैं भाई, बायपोलर सी स्थिति हमेशा यहाँ रहती है। तीसरे दल की कोई संभावना आप देखते हो कि जब कांग्रेस इतनी लचर हो जाएगी तो जैसे हम आकलन कर रहे हैं तो कोई तीसरी पार्टी भी कर रही होगी कि चलो भाई एंट्री मारो एमपी में? नहीं, यहाँ लगातार कोशिश तो हुई, बहुजन समाजवादी पार्टी ने की थी, लगातार कोशिश करती रही वो, और उमा भारती जी ने तो पार्टी बनाई थी 2008 में, वो चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन बहुत जल्दी बैक कर गई। थोड़ा सा पेशेंस रखती तो हो सकता है कि वो एक सफल हो जाती एक दल खड़ा करने में, क्योंकि एक लीडर की जरूरत होती। किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता के खिलाफ वही पार्टी सफल हो सकती है जिसका जो नेता है जो मजबूती से जनता के मुद्दे उठाए। महत्वपूर्ण बात, अब माफ कीजिए रोकना पड़ेगा दिनेश जी, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा आगे जाने की। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिनेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि भाई सत्ता के खिलाफ अगर आपको खड़े होना है और आप पॉलिटिकल पार्टी हो, एनजीओ नहीं हो, तो एक आपके पास होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण लीडर, वो मिसिंग है। अब ये कैसे कांग्रेस उसकी भरपाई करेगी, ये एक देखने वाली बात है, वरना इस तरह की जैसे रिजल्ट अभी तक देखने मिले ये देखने मिलते रहेंगे। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए BS TV।